मैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, प्रिसीजन न्यूरोलॉजी हॉस्पिटल की तरफ से आज के क्लिनिकल बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। हमारे आज के क्लिनिकल बुलेटिन का विषय है डायबिटीज़ या मधुमेह और किडनी डिजीज़ या किडनी की समस्या। हम अपने डेली की लाइफ में जो भी भोजन करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, उससे हमें ब्लड ग्लूकोज मिलता है और यही ब्लड ग्लूकोज हमारे डेली एक्टिविटी के लिए हमारी बॉडी के एनर्जी का मेन सोर्स होता है। हमारे शरीर में पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि होती है जो कि इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है और इस हार्मोन का मेन काम होता है जो ब्लड ग्लूकोज है हमारी बॉडी में उसको यूटिलाइज करना हमको एनर्जी या फिर ऊर्जा देने के लिए। जब भी हमारे शरीर में इस इंसुलिन की या कमी हो जाए या फिर हमारा शरीर इस इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल ना कर सके तो उस कंडीशन में जो ब्लड ग्लूकोज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है और उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इसी की वजह से डायबिटीज़ यानी मधुमेह नाम की बीमारी होने का खतरा रहता है। हमारे बॉडी में इंसुलिन बन रहा है या नहीं बन रहा है या हमारा बॉडी उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, उसके आधार पर ही शुगर को कैटेगराइज या मधुमेह की बीमारी को बांटा गया है टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में। हमको शुगर की समस्या है कि नहीं है या मधुमेह की बीमारी है कि नहीं है, उसके लिए कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं जिनके आधार पर हम ये चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक जांच होता है जिसको HbA1c बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर में पिछले लगभग 2.5 से 3 महीने के एवरेज शुगर कंट्रोल के बारे में बताता है। इसके अलावा रैंडम ब्लड शुगर जो कि हम नॉर्मल ग्लूकोज स्टेप से घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा जो जाँच होता है उसको OGTT बोलते हैं, इसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, जिसमें हम ख़ास तौर से ग्लूकोज लेने के बाद हमारा बॉडी में कितना ग्लूकोज है, उसका यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लेवल के आधार पर हम मधुमेह को या डायबिटीज़ को कैटेगराइज करते हैं। मधुमेह खून की नसों की एक बीमारी होती है जो कि हमारे शरीर के छोटे या बड़े खून की नसों को प्रभावित करती है और शरीर के जिस हिस्से को प्रभावित करती है उसी के आधार पर ही सिम्टम दिखाई देते हैं। जो कॉमन साइट हैं जहाँ पर ये नसों को खराब करता है, जैसे कि आँखों में जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, इसके अलावा हाथ पैर की जो छोटी नसें होती हैं जिसको कि डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, और साथ ही साथ किडनी की जो छोटी नसें होती हैं उनको प्रभावित करता है। अगर हम किडनी की बात करें तो सभी ऐसे एडल्ट जिनको डायबिटीज़ है, हर 3 एडल्ट में से एक और डायबिटीज़ वाले और हर 5 ऐसे एडल्ट जिनको BP की समस्या है उनमें से एक व्यक्ति को किडनी की समस्या होने की संभावना रहती है। देखा गया है कि एक समय के अंतराल के बाद ऐसे सारे मधुमेह के पेशेंट जिनमें शुगर अनकंट्रोल रहा है उनमें धीरे धीरे करके किडनी की जो समस्या होती है वो बढ़ने लगती है। किडनी के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की नसों का जो गुच्छा होता है, उनमें समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से पेशाब के रास्ते से प्रोटीन आने लगता है, क्योंकि हमारे किडनी के जो नेफ्रॉन है जिनको हम फिल्टर्स बोलते हैं उनमें खराबी आने की संभावना रहती है। किडनी जब भी डायबिटीज़ की वजह से ख़राब होती है उसको हम लोग डायबिटिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं और डायबिटिक किडनी डिजीज़ एक साइलेंट बीमारी है। साइलेंट का मतलब ये कि जब भी किडनी के सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अमूमन देखा गया है कि जब किडनी लगभग 75 से 80% तक ख़राब हो जाती है तभी उसके बाद ही सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सभी लोग जिनको डायबिटीज़ की समस्या है या जिनमें पहले से कुछ और भी समस्या हैं जिसके लिए दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे कि उनको अगर हाइपरटेंशन है या फिर मोटापा है, स्मोकिंग करते हैं या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल रहने की समस्या है, साथ ही साथ देखा गया है कि अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो ऐसे सभी लोगों को एक नियमित अंतराल पर अपने किडनी की जांच कराते रहना चाहिए, जिसमें कि कुछ बहुत ही नॉमिनल टेस्ट हैं जैसे कि किडनी फंक्शन टेस्ट जिसमें हम क्रेटिनिन और यूरिया को देखते हैं। दूसरा जो रूटीन लेवल पर पेशाब की जांच कराना जिसमें कि हम ये चेक करते हैं कहीं कोई प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, तो ये एक रेगुलर अंतर पर करते रहना चाहिए। लेटर स्टेज में जो किडनी की समस्या होती है उसके जो सिम्टम्स आते हैं, जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें देखा गया है कि हाथ या पैरों में सूजन आना स्टार्ट हो जाता है, चेहरे पर सूजन आता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकान रहती है, वीकनेस होने लगती है, भूख बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा खून की कमी हो जाती है, पेशाब के रास्ते से प्रोटीन आने की समस्या रहती है और साथ ही साथ थकान खासतौर से चलने फिरने पर या फिर सांस फूलने की समस्या बन जाती है। डायबिटिक किडनी डिजीज़ या जिसकी वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज़ CKD होता है, इसको बॉडी में क्रेटिनिन के लेवल और हमारे पेशाब के रास्ते से कितना प्रोटीन जा रहा है उसके आधार पर कैटेगराइज किया गया है और ओवरऑल इसको हम लोग 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।
जिनको CKD स्टेज 1, 2, 3, 4 या CKD स्टेज 5 तक कैटेगराइज किया गया है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो खासतौर से ऐसे मधुमेह रोगी जिनमें किडनी की बीमारी होने की संभावना रहती है, कुछ पर्टिकुलर मेजर्स हैं जो लिए जाते हैं जिनसे कि हम किडनी की खराबी को रोका जा सकता है। इनमें मेनली 3 चीज़ें हैं, जैसे कि पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा है रेगुलर मॉनिटरिंग और तीसरा है मेडिकेशन से दवाइयाँ। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मेनली 2 चीज़ें आती हैं। एक तो हमारा डाइटरी इनटेक कैसा होना चाहिए जो कि हम डेली खाना पीना करते हैं, और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी। डाइटरी इनटेक में हमें हमेशा ऐसा भोजन अपनी प्रतिदिन दिनचर्या में इंक्लूड करना चाहिए जो कि न्यूट्रिशियस हो, साथ ही साथ लो कैलोरी और लो फैट वाला डाइट हो। इसके लिए हम अपने खाने में फूड्स जो होते हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं या उनको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लीन प्रोटीन को यूज़ करना है, मल्टीग्रेन अनाज को यूज़ किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो नुकसान वाली चीज़ें हैं जैसे कि सैचुरेटेड फैट है या फिर रिफाइंड कार्ब्स हैं या फिर मिठाइयाँ हैं, उनको कम से कम रखना है। फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से हमें अपना डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करना है। एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए, और कम से कम 2 या 3 सेशन हफ्ते में विग्रेस एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके अलावा जो ओल्ड एज पर्सन हैं जो कि 55 या 60 की वर्ष से ज़्यादा की उम्र के हैं, तो उनमें एटलीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी या फिर बैलेंसिंग एक्सरसाइज हफ्ते में 2 या 3 सेशन रेगुलर रूप से करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमें पता चलता रहता है रेगुलर इंटरवल पर अगर हम जांच कराते हैं, खासतौर से HbA1c जो कि हमारा 3 महीने का शुगर कंट्रोल बताता है। दूसरा रेगुलर BP मॉनिटरिंग करना है, BP को कंट्रोल रखना है, और तीसरा जो किडनी फंक्शन टेस्ट और पेशाब की जांच करानी है, जिससे कि हम अपने क्रेटिनिन और साथ में यूरिन से आने वाली प्रोटीन या एल्बुमिन के लेवल को जान सकें। लास्ट में तीसरी चीज़ आती है मेडिकेशन, दवाइयाँ। खासतौर से ऐसे लोग जिनको शुगर कंट्रोल नहीं रह रहा है, BP कंट्रोल नहीं रह रहा है, उनको अपने फिजिशियन या डॉक्टर से रेगुलर इंटरवल पर मिलना है। जो भी दवाइयाँ आपको एडवाइस की जाएँ BP या शुगर को कंट्रोल करने के लिए, उनको लेना है, और साथ ही साथ अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना है, जिससे कि क्रेटिनिन के लेवल को बढ़ने से रोका जा सके, और साथ ही अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो उसको भी कंट्रोल किया जा सके। थैंक यू।